अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बिज़नेस मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, आज हम लोग बिज़नेस फाइनेंस के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। डेफिनेटली आईकॉम के स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है, पढ़ रखा है, बट ऐसे स्टूडेंट्स जो एफएससी के बाद बीबीए में या बीकॉम में एडमिशन लेते हैं तो प्रॉबेबली उन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ रखा होता। बट रेशो परसेंटेज हर स्टूडेंट्स को आती है, चाहे वो नॉन कॉमर्स था, एफएससी था या कॉमर्स था, जो कि प्रीवियस लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आज स्टूडेंट हम बिजनेस फाइनेंस में बेसिकली एनबीटी को डिस्कस करने वाले हैं। एनबीटी क्या होती है, फर्स्ट में ये देखते हैं एनबीटी की क्या टाइप्स हैं, एनबीटी में कौन सी टर्म्स यूज़ की जाती हैं और एनबीटी होती क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सब फर्स्ट में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, एनबीटी बेसिकली एक सीक्वेंस का नाम है, ठीक है। एक सीक्वेंस, ऐसी सीक्वेंस जिसमें हम पेमेंट्स करते हैं और उसमें जो इंटरवल्स होते हैं, टाइम इंटरवल, वो भी इक्वल होता है और उसमें जो नंबर ऑफ़ पेमेंट्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई एक पर्सन जो है वो एक बैंक से लोन लेता है, ठीक है, 10,000, और उस पर कुछ इंटरेस्ट भी होगा, वो फिक्स्ड होगा। बट बैंक के बाद यानी कि अब वो पर मंथ पर भी चाहता है तो इंस्टॉलमेंट्स कर सकता है। तो बैंक यूजुअली पर मंथ पर इंस्टॉलमेंट वापस लेता है। तो लेट्स सपोज 1,000 रुपीज़ पर 10% बैंक ने जो है वो इंटरेस्ट रखा उस पर्सन के ऊपर, और अब उसको जो इंस्टॉलमेंट्स वापस करनी है कुछ एक टाइम ड्यूरेशन के बाद, हो सकता है रिलैक्सेशन उसे बैंक जो है उस आफ्टर 6 मंथ कहे कि आपने इंस्टॉलमेंट्स 6 मंथ्स के बाद स्टार्ट कर देनी है, या हो सकता है कि ये डिफरेंट कंडीशंस पर है। बट हम इस पे नहीं रहते, हमारा जो कंसर्न है वो एनमिटी पर है। तो एनमिटी में क्या होगा स्टूडेंट, लेट्स सपोज उसकी जो पर किस्त आ रही है, पर इंस्टॉलमेंट आ रही है एक साल में, वो 700 रुपीज़ है। तो वो 700 रुपीज़ पर मंथ देगा, ठीक है, हर मंथ गुजरने के बाद। अब देखिए, मैंने कहा एनबीटी क्या है, एक सीक्वेंस है पेमेंट्स की, ठीक है, जो जिसमें जो टाइम है वो इक्वल होगा और जो नंबर ऑफ़ पेमेंट्स हैं वो भी सेम अमाउंट्स के साथ हमने पे करनी है। तो ये है एनबीटी। अब स्टूडेंट, एनबीटी में दो टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं, एक है एनबीटी ऑर्डिनरी एनबीटी, ऑर्डिनरी एनबीटी, इसको स्टूडेंट मैं चलें लिख देता हूँ, ऑर्डिनरी एनबीटी, और दूसरी है एनबीटी ड्यू, एनबीटी ड्यू। तो स्टूडेंट, ऐसी इंस्टॉलमेंट्स जो हम सर्विसेज लेने के बाद पे करते हैं, ठीक है, यानी कि हम लेट्स सपोज ये हमारा एक इंटरवल है, ठीक है, यहाँ से लेट्स सपोज ये था जनवरी का मंथ और ये है फेब का मंथ, ठीक है। तो अब यहाँ ऑर्डरिंग एनविटी में क्या करेंगे हम, ये जनवरी का मंथ कंप्लीट होने के बाद यहाँ हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या, ऑर्डरिंग एनविटी का इंस्टॉलमेंट्स तो दो तरह से हो सकती हैं ना। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से आप इंस्टॉलमेंट्स पर कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, लाइक मोबाइल्स हो गया या मोटरसाइकिल है या कार है, तो आपको वो पहले जो है वो दे देता है, ठीक है। यानी कि इसको हम कहते हैं एक तरह से पोस्ट पेड, जिस तरह प्रीपेड और पोस्ट पेड का कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझ लीजिए। तो ये हमारे पास पोस्ट पेड है, बेसिकली हमने सर्विस उसे पहले ले ली है यहाँ पर और हम उसको पे बाद में करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एट द एंड ऑफ मंथ हो सकता है, वो नंबर ऑफ पीरियड डिपेंड करता है, ईयरली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, डेली बेसिस पर भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने एंड पर पे करना है। अगर हम मंथली बात कर रहे हैं तो मंथ के एंड में पे करते हैं, उसको हम स्टूडेंट बोलते हैं ऑर्डिनरी एनविटी। और इसी तरह से जो एनविटी ड्यू है वो हम स्टार्ट में पे कर देंगे, यानी कि ये जनवरी का मंथ स्टार्ट था और ये फेब था, तो हमने यहाँ पे कर देना है, ठीक है। जिस तरह से आप इसकी एग्जांपल्स देख लीजिए, आप यूनिवर्सिटीज़ में जब आप पढ़ते हैं तो आपसे फीसिस एडवांस ले ली जाती हैं, सर्विसेज आपको बाद में प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल हो गई एनविटी ड्यू की। ऑर्डरिंग एनविटी की आप बात करें तो आप पेंशन्स को देख लीजिए। अब पेंशन्स में क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है
एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी हर साल अपनी हर मंथ की जो सैलरी है वो डिडक्ट उस करवाता है, ठीक है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो उसके बाद जब वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसको वो लमसम अमाउंट दे दी जाती है, तो हम वो हर पर मंथ दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारी इस तरह की जो पॉलिसी है तो वो ऑर्डनरी एन्युटी में आएगी, ठीक है, एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। गवर्नमेंट हमेशा एडवांस नहीं देती, वो एंड में पे करती है आपको। और सम टाइम्स तो गवर्नमेंट का ये रूल है कि फ़र्स्ट 3 मंथ्स की जो सैलरीज़ हैं वो इकट्ठी पे की जाती हैं न्यू एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए गवर्नमेंट हमेशा सर्विसेज पहले लेती है और आपको जो बेनिफिट है वो बाद में देती है। तो ये आप इसको यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स में आप क्या करते हैं, बल्कि यहाँ इंस्टॉलमेंट आ जाएगी क्योंकि आप उसको बाद में पे करते हैं। तो ये इस तरह की स्टूडेंट्स हमारे पास दो टाइप्स की जो हैं वो एनविटीज़ हैं, एक है ऑर्डरिंग एनविटी और एक एनविटी ड्यू है। सिंपल आपने ये देखना है कि ऑर्डरिंग एनविटी में एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है, और एनविटी ड्यू में स्टार्ट ऑफ द पीरियड आपने करना है, ठीक हो गया। हम फर्दर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक मेन यही रहेगा एनविटी में। और इसमें स्टूडेंट कुछ हमारे पास टर्म्स यूज़ होती हैं। पहली टर्म है पेमेंट इंटरवल। पेमेंट इंटरवल का मतलब क्या है, ये पीरियड है। हो सकता है वो इंटरवल ईयरली हो सकता है वो इंटरवल मंथली हो सकता है वो इंटरवल वीकली हो, या हो सकता है वो इंटरवल डेली बेसिस पर हो, ठीक है। तो पेमेंट का जो ड्यूरेशन है, अब देखिए जनवरी से फेब है पर मंथ है, फिर फेब से आगे मार्च आएगा, तो ये जो पेमेंट इंटरवल है वो पर मंथ पर है, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ 2000 लिख लेता हूँ, आगे 2001 लिख लूँ तो ये ईयरली हो जाएगा। तो जो पेमेंट इंटरवल है वो एक ही सीक्वेंस में, पेमेंट इंटरवल ऐसा नहीं होगा कि आपने पहली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, जो पे की, अगर हम ऑर्डरिंग एनविटी की बात करते हैं एंड ऑफ द ईयर और नेक्स्ट आप पर मंथ पे आ जाएं, ऐसा नहीं होगा। अगेन वही बात, एनविटी का मतलब क्या है, इंटरवल सेम होना चाहिए, चाहे अगर वो पर मंथ पर है तो थ्रू आउट पर मंथ आएगा, ठीक हो गया। अगर वो ईयरली है तो थ्रू आउट ईयरली होगा। इसको बोलते हैं स्टूडेंट पेमेंट इंटरवल। दूसरा है टर्म ऑफ एनविटी। टर्म ऑफ एनविटी का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि जब आपकी इंस्टॉलमेंट जिस टाइम से स्टार्ट होगी वो आपका क्या कहलवाएगा, टर्म ऑफ एनविटी। जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल में आपको बैंक की एग्जांपल दी थी, मैंने आपसे कहा था कि 1000 रुपीज़ जो हैं, लेट्स सपोज हम उस पर लोन लेते हैं बैंक से, और कुछ इंटरेस्ट वो डेफिनेटली वो मार्जिन तो रखेगा, और फिर ज़रूरी नहीं होता, डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, रिटर्न करने की। हो सकता है बैंक हमें कहता है जी आपने साल के बाद इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो साल गुजरने के बाद जिस पर मंथ पे, ठीक है, इंस्टॉलमेंट देनी है पर मंथ वाइज, तो जब से हमने जो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करेंगे वो हमारा क्या कहलवाएगा, टर्म ऑफ एन्युटी, ठीक है, जिस मंथ से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, टर्म ऑफ एन्युटी, यानी कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट है जहाँ से स्टार्ट हुई, बिगनिंग, ठीक है, बिगनिंग से थ्रू आउट जो हमारा जो टेन्योर जाता है उसको हम कहते हैं टर्म ऑफ एन्युटी, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है एन्युटी सर्टेन। एन्युटी सर्टेन का मतलब स्टूडेंट ये होता है जब टर्म ऑफ एन्युटी हमारी फिक्स हो जाए। फिक्स्ड का मतलब क्या है, फ्लक्चुएट ना हो। फ्लक्चुएट का मतलब क्या है कि इक्वल इंटरवल रहे, यानी कि जो टर्म ऑफ इनवेनिटी हमारी फिक्स्ड रहे, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, एन्युटी सर्टेन। जो नंबर ऑफ जो पीरियड्स हैं वो हमारे कांस्टेंट रहें। अगर हम पर मंथ पर बात कर रहे हैं तो पर मंथ वाइज ही जाएंगे, इसमें मंथ से वीक में नहीं आएंगे, तो ये हमारी क्या कहलवाती है, एन्युटी सर्टेन कहलवाती है। इसी तरह से कंटेंजेंट इनवेनिटी क्या है स्टूडेंट, कि जहाँ पर ये जो कंडीशन है टर्म ऑफ इनवेनिटी वो फ्लेक्सिबल हो जाए, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें पाई जाए, ठीक है, वो हमारी क्या कहलवाती है, कंटेंजेंट एन्विटी कहलवाती है, ठीक हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर जो टर्म ऑफ इनवेनिटी है वो फिक्स नहीं रहेगी, यानी कि जो पीरियड्स हैं, नंबर ऑफ स्टार्टिंग जो बिगनिंग हमने स्टार्ट की थी, तो उसके बाद हमने हो सकता है पर मंथ पे देना था, हो सकता है हम 2 मंथ के बाद दें, फिर हो सकता है हम 3 मंथ के बाद देना स्टार्ट कर दें पर मंथ की बजाय, तो फिर ये क्या कहलाती है, कंटेंजेंट एन्युटी, ठीक हो गया स्टूडेंट।
अब आते हैं स्टूडेंट, ये टर्म्स थी, ठीक है, जो एनविटी की जो फार्मूलाज हैं या इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो इसके कंसेप्ट हैं उसमें यूज़ होते हैं। अब स्टूडेंट ऑर्डरी एनविटी पर आते हैं, और ऑर्डरी एनविटी में हमने डिस्कस किया है कि हमने इसमें जो इंस्टॉलमेंट्स हैं जो देनी हैं, ठीक है, या फिर हम दूसरी सेंस में हम ये कह सकते हैं हमने लेनी है, ठीक है, बायर और सेलर के सेंस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक बैंक के एम्प्लॉय हो तो आप लेने की बात करोगे, ना कि देने की बात करोगे। अगर आप, ठीक है, इन्वेस्टर हो, आप अगर आप जो है वो लेंडर हो, ठीक है, आप बोरवर हो, ठीक है, लेंडर तो देने वाला हो गया, तो वो बैंक की सूरत में आ गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कहेंगे जी देना है। अगर हम एम्प्लॉय हैं यानी कि हम बोरवर हैं तो हम क्या कहेंगे, हमने वहाँ लेना है और यहाँ देना है, ठीक है। बोरवर, हमने इंस्टॉलमेंट्स देनी है, और उधर से जब हम दे रहे हैं तो जो बैंक के जो एम्प्लॉय है वो ले रहा है। तो एट द सेम टाइम हम क्या कहेंगे, अगर बैंक है ऑर्डरिंग एन्युटी में तो लेगा, और अगर हम बोरवर हैं तो हमने देना है एट द एंड ऑफ द पीरियड। और पीरियड मंथली भी हो सकता है, वो ईयरली भी हो सकता है। तो स्टूडेंट इसमें जो ऑर्डरिंग एन्युटी है इसका फार्मूला हम देख लेते हैं। ऑर्डरिंग एन्युटी S इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। ये स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला रहेगा, ठीक है। और ये जो S है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं अकोमोलेटेड अमाउंट। S क्या है, अकोमोलेटेड अमाउंट, यानी कि टोटल अमाउंट आपकी, जिसमें इंटरेस्ट रेट भी शामिल होगा, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ पेमेंट्स भी होंगी, वो सारी इसमें शामिल होंगी। लंप सम जो अमाउंट होगी वो अकोमोलेटेड अमाउंट कहलवाएगी। आर स्टूडेंट क्या है, एन्युटी अमाउंट है। एन्युटी अमाउंट किसको बोलते हैं, जो आपने इंस्टॉलमेंट्स के लिए मुख्तस की है, पर मंथ हो सकती है या पर ईयर हो सकती है, ठीक है। और आई इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट है इसमें। और जो एन है स्टूडेंट वो नंबर ऑफ पेमेंट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पेमेंट्स, नंबर ऑफ पेमेंट्स। अब एक्चुअल में ये है क्या इसका, यानी कि जब कंसेप्ट क्या है, हमने ये फार्मूला तो देख लिया स्टूडेंट। हमें इस तरह से जो इसकी प्रैक्टिकल कंडीशंस बनती हैं वो ये बनती हैं, देखिए फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मैंने, ठीक है, 1000 रुपीज़ पे करना है एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, और कितने टाइम के लिए करना है, 12 महीने के लिए। तो अब नंबर ऑफ पेमेंट्स हमारे पास कितने टाइम की हो गई, 12 हो गई, ठीक है। और किस इंटरेस्ट पे मुझे, जो लेट्स सपोज मुझे कोई लोन लिया गया है, मैंने कोई लोन लिया है, ठीक है, या फिर यूँ कह देते हैं कि मैं एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, और मुझे जो है ये पता करना है कि अगर मैं अपनी सैलरी में से 1000 रुपीज़ हर मंथ डिडक्ट करता हूँ तो वो 60, यानी कि जो सर्विस की एज है वो 63 ईयर्स होती है, तो 23 ईयर्स के बाद मुझे वो टोटल अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ पेंशन कितनी दी जाएगी। समझ आइए बात की, यानी कि हम प्रेजेंट में बैठे हैं और जो इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं, तो हम अपनी अमाउंट को फ्यूचर में लमसम कर रहे होते हैं। इसका ये मतलब होता है ऑर्डरिंग एन्युटी, ठीक हो गया, हमें एंड में मिलता है, एट द एंड ऑफ द, ठीक है ना। तो ये इस तरह के इसके क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू में आप क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स यानी कि आप पहले पे कर देते हैं, उसका बेनिफिट आप बाद में लेते हैं, ठीक है। यानी कि अगर अगर आपने मोबाइल परचेज़ किया है, ठीक है, तो मोबाइल में आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट में उसको पैसे दे दिए, ठीक है, तो आपने उसको जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, इंस्टॉलमेंट्स मंथ की स्टार्ट में ही शुरू कर दी। तो अब इसका इस फार्मूले पर क्या असर पड़ेगा, यहाँ हमने क्या कहा, एट द एंड ऑफ द मंथ कहा, और यहाँ हमने कहा बिगिनिंग ऑफ द मंथ कहा। तो देखिए S इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई माइनस R, ठीक है, माइनस आर वही चीज़ें हैं। आर हमारे पास क्या होगी, एन्युटी की अमाउंट होगी। तो ये स्टूडेंट अगर बिगिनिंग से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एट द
बिगनिंग ऑफ द मंथ, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, तो फिर हम उसका जो आंसर है वो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि -r, यानी कि जो अमाउंट थी एनविटी की स्टार्ट वाली, उसको हमने यहाँ से लेस कर देना है। ठीक हो गया ना। और मैं आपको प्रैक्टिकली इसकी एग्जांपल्स भी बता चुका हूँ कि ये एनविटी जो ड्यू है और एनविटी ऑर्डरिंग एनविटी है वो किन किन कंडीशंस में हम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एक और है प्रेजेंट वैल्यू ऑन एनविटी। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑन एनविटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी बेसिकली इसका ये मतलब होता है कि आपने इंस्टॉलमेंट्स देनी है उसको। ठीक है, आप चाहते हैं आपने इंस्टॉलमेंट देनी है पर मंथ। ठीक है, ये लेट्स सपोज हम ये इमेजिन करते हैं, इसकी कंडीशन बनाते हैं कि आप चाहते हैं कि आपको पर मंथ 2000 रुपये मिले बैंक में से। ठीक है, तो और बैंक, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो बैंक की परसेंटेज अलग है, वो फिक्स है, वो बैंक खुद देगा आपको कि इतनी अमाउंट पर इतने परसेंटेज है या इतना हमारा इंटरेस्ट रेट फिक्स है पड़ा। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट फिक्स है बैंक ने, जो हम बैंक को देंगे और बैंक उसमें हमें पैसे देगा। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ अपनी नीड के अकॉर्डिंग कि मुझे 2000 रुपये पर मंथ मिले इन फ्यूचर। तो मुझे बताओ कितनी अमाउंट अभी से पे करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सारी की सारी जो अमाउंट है वो इकट्ठी लूँगा, तो और मुझे 2000 रुपये भी मिलें पर मंथ। तो इस तरह की जो कैलकुलेशन है स्टूडेंट, हम उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी। क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी। ठीक है, तो मतलब कि फ्यूचर का तखमीना हम पहले प्रेजेंट में बैठकर लगा लेते हैं। ठीक है, एक ये चीज़ है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी। तो इसका स्टूडेंट हमारे पास जो फार्मूला है वो मैं इसको रेज कर देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी P इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस आयोटा की पावर -n। ठीक है, -n डिवाइडेड बाय i, ये स्टूडेंट 1 माइनस के साथ है, 1 प्लस आयोटा की पावर n डिवाइडेड बाय i। ठीक है, ये स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला रहेगा -n के साथ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी का। एक तो ये बात। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है डेप्रीसिएशन निकालना। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन क्या है? डेफिनेटली आप बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, इवन के हम डेप्रीसिएशन का कंसेप्ट जो है वो डेली लाइफ पर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जैसे आप एक मोबाइल परचेज़ करते हैं, उसकी जो नेटवर्थ है, लाइक एप्पल्स या सैमसंग हैं, इनकी जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो ज़रा बाकी मोबाइल्स के मुकाबले में कम है, बिकॉज़ इसकी मार्केट वैल्यू है, नेट वर्थ इसकी वर्थ वैल्यू है। तो हम ये अक्सर सुनने में आता है कि अगर जैसे ही आप न्यू मोबाइल्स का जब आप उसकी जो पैकिंग है वो ओपन करते हैं तो उसका रेट जो है वो गिर जाता है। अब वो रेट किस रेशो से गिरता है? उसकी अमाउंट की रेशो से, उसकी मार्केट वैल्यू की रेशो से गिर जाता है। उसके बाद जब आप घर लेकर आते हैं स्टूडेंट, तो जब न्यू मॉडल आते हैं तो जो प्रीवियस आपके पास यूजेबल जो कंटिन्यू आपके पास मॉडल मोबाइल का चल रहा होता है, उसकी जो कॉस्ट है, जो वर्थ है, वो रिड्यूस होना स्टार्ट कर देती है। इसी तरह से स्टूडेंट बिजनेस में डिफरेंट मशीनरीज़ हैं जो हमारी एसेट्स होती हैं, फिक्स एसेट होगा। तो वक्त के साथ साथ स्टूडेंट हम अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जो अपनी एसेट्स डिक्लेयर करते हैं, तो उसमें हम अपनी जो मशीनरी है उसकी भी डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं, ताकि हम न्यू ईयर के लिए बजटिंग कर सकें कि हमें ये फ्यूचर में रिक्वायर्ड है या ये अपनी एक्सपायरी डेट मशीन पूरी कर चुकी है। तो इस तरह हम चीज़ों की डेप्रिसिएशन लाजमन निकालते हैं बिजनेस में। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट हमारे पास इसका जो फार्मूला है डेप्रीसिएशन का जो फार्मूला है जी,
डेप्रिसिएशन स्टूडेंट हमारे पास है T इज़ इक्वल टू C इंटू 1 माइनस आर रेज टू द पावर 100 की पावर n। C स्टूडेंट क्या है? डेप्रिसिएशन अमाउंट होगी, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में डेप लिख रहा हूँ, डेप अमाउंट, ये हमारी स्टूडेंट टी कहलवाती है। सी क्या होगा? सी हमारा कॉस्ट होगा उस मशीनरी की, ठीक है। यानी कि हम उसको यूँ भी कहते हैं कि ये ओरिजिनल अमाउंट होगी या एक्चुअल अमाउंट होगी, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट किसकी स्टूडेंट? उस मशीनरी की जिसकी हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, और डेप्रिसिएशन स्टूडेंट हम पर ईयर निकाला करते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, इन बिजनेस। और इसमें स्टूडेंट जो n है हमारे पास वो टाइम पीरियड होगा, यानी कि नंबर ऑफ़ ईयर्स हो सकते हैं, नंबर्स ऑफ मंथ्स हो सकते हैं, एट्सेट्रा, ठीक है, टाइम पीरियड होगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इस बिज़नेस फाइनेंस में यही आर्टिकल्स हैं जो मैं पहले आपको ब्रीफ कर चुका हूँ। अब वन बाय वन स्टूडेंट इन टॉपिक से रेलिवेंट हम क्वेश्चंस लेते हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन किसी भी चीज़ की निकालनी हो तो हमें मालूम होना चाहिए कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी, हमें मालूम होना चाहिए कि ये रेट ऑफ, यानी कि डेप्रिसिएशन रेट डिक्रीज़ होने की जो डेप्रिसिएशन रेट है वो क्या हो, ठीक है। हो सकता है 5% के हिसाब से ही पर ईयर डिक्रीज़ हो रहा है उस एसेट्स पर, ठीक है, उसकी वर्थ को देखते हुए, उसकी मार्केट वैल्यू को देखते हुए। एंड टाइम पीरियड है कितने साल के लिए, ठीक है, वो मशीनरी की डेप्रिसिएशन आप निकालेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट को टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट हम इनके क्वेश्चंस की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट हमारे पास, जी स्टूडेंट, फाइंड द अमाउंट ऑफ 500, फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹500 इन्वेस्टेड ईच ऑफ 4 ईयर एट 3% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इफ़ इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या मतलब स्टूडेंट? हमें वो अमाउंट कैलकुलेट करनी है जिसके लिए 500 रुपीज़ जो हैं वो इन्वेस्ट किए गए ईच ऑफ 4 ईयर, हर साल के बाद, यानी कि हर साल के बाद, यानी कि 4 सालों के लिए आपने हर साल में 500 रुपये अदा करने हैं। और उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है वो है 3% का, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली इफ़ इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, यानी कि आपने हर साल के एंड में पे करना है 500 रुपीज़, और जिस पर इंटरेस्ट रेट है 3%, ठीक है। तो बताओ टोटल अमाउंट कितनी बनेगी, जबकि टाइम ड्यूरेशन हमारे पास है 4। तो स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द ईयर उसने बोला, तो इसका मतलब है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो गिवन है ऑर्डनरी एनविटी का, ठीक हो गया। तो ऑर्डनरी एनविटी का स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, जिसका कि फार्मूला हमारे पास था S इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। ठीक हो गया स्टूडेंट। R हमारे पास एनविटी की अमाउंट है, आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए 500, 1 प्लस आई स्टूडेंट परसेंट में है तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा 3%, ठीक है। तो 0.03 यहाँ पर रख देंगे, और n हमारे पास स्टूडेंट कितना है, देखिए ईयर्स में बात की गई है तो n हमारे पास 4 है, ठीक है। 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी हैं 4, और ये रहा स्टूडेंट 1 हमारे पास, और i 0.03। तो ये स्टूडेंट हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर के ऊपर, और इसका फाइनल आंसर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, आप खुद इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैंने जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, अब मैं जस्ट आपको क्वेश्चंस से समझाना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पढ़कर हमें क्या आइडिया होगा ये कौन सी एनविटी गिवन है। फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एनविटी ड्यू ऑफ 5 डिपॉजिट्स, ठीक है,
of ₹1000 each made at the beginning of each 5 year if the interest rate is 4% compounded annually। क्या मतलब, उसने बिगिनिंग ऑफ द ईयर बोला, इसका मतलब है हमें एनविटी ड्यू का फार्मूला गिवन है। तो एनविटी ड्यू स्टूडेंट एस इज इक्वल टू आर इंटू 1+i⁻n+1 -1 डिवाइडेड बाय आई और ये -r। ठीक है, तो हमें क्या कहा गया है कि हमें वो अमाउंट निकालनी है। बताइए कितनी अमाउंट होगी। यहाँ एनविटी ड्यू का वर्ड भी यूज़ किया गया है कि अगर हम 5 साल के लिए डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, ऑफ 1000 ईच, यानी कि हर साल 1000 रुपये डिपॉजिट करते हैं 5 सालों के लिए, और हर पेमेंट जो है, हर डिपॉजिट क्या करते हैं, साल के स्टार्ट में ही पे कर देते हैं, और जिस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% का है। ठीक है, वो हो सकता है अगर हम पे कर रहे हैं, ठीक है, हमने बैंक से लेट्स सपोज लोन लिया हुआ है, या हम किसी को लोन दे रहे हैं, तो ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। तो इंटरेस्ट रेट 4% है, देने का या लेने का आप खुद यहाँ पर कंडीशन के मुताबिक इमेजिन कर लीजिए। तो स्टूडेंट आर हमारे पास एनविटी की अमाउंट जो डिपॉजिट करनी है वो 1000 है। आई हमारे पास ईयरली बोला था उसने, और 4% है, तो 0.04, ठीक हो गया स्टूडेंट, इनटू एन 5 ईयर्स होगा, ठीक है ना, n+1 डिवाइडेड बाय 0.04। स्टूडेंट हम इसको कैलकुलेट करेंगे, और ये कंप्लीट कैलकुलेट करने के बाद आपने जो एनविटी की अमाउंट है वो लेस कर देनी है। ठीक हो गया स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, मैं इसका फाइनल आंसर लिख देता हूँ, ये -1 है। तो स्टूडेंट इसको आप कैलकुलेट कीजिए, मैं इसका फाइनल आंसर आपको बता दूँ, 5632.97। ठीक है, ये अमाउंट आपको निकलेगी। अब यानी कि अगर हम इसका एक जनरल बात करते हैं, जनरल इसके ऊपर डिस्कशन करें, तो 5 सालों के लिए स्टूडेंट हमें हज़ार रुपए डिपॉजिट कराने थे, और डिपॉजिट इस तरह से कराने थे कि हमने साल के स्टार्ट में पे कर दिए, और जिस पर इंटरेस्ट रेट जो है वो हमें दिया गया है 4% का, ठीक है, 4% का। हम इसकी ये एग्जांपल स्टूडेंट बना लेते हैं कि हमने, ठीक है, 5 सालों के लिए हज़ार रुपये डिपॉजिट किए, ठीक है, और डिपॉजिट किए हैं, ठीक है, हमने देने हैं बैंक को। डिपॉजिट्स किए हैं तो डेफिनेटली बैंक ने हमें प्रॉफिट देना है, ठीक है। तो प्रॉफिट अब 5 सालों के लिए किया स्टूडेंट, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, साल के स्टार्ट में हैं, तो ये जो हमारे पास जो अमाउंट आई है 5 सालों के लिए, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कितना है 4% के साथ 5632.97 रुपीज़। तो ये डेफिनेटली 5 सालों के लिए वो डिपॉजिट कर रहा है 1000, तो 5000 तो स्टूडेंट उसका अपना हो गया ना, ठीक है, और उसको जो 4% पे जो फ़ायदा जो इंटरेस्ट हो रहा है वो ये अमाउंट का हो रहा है, ठीक है ना। आप इसको इस तरह से समझिए, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है फाइंड, ये हो गया, व्हाट इज़ द फ्यूचर वैल्यू, बताओ फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, और अमाउंट या अमाउंट क्या होगी इफ़ ₹50 इज़ डिपॉजिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द every 6 month for 5 years and account pays interest at the rate of 6% compounded semi annually। स्टूडेंट यहाँ क्या कहा गया है, बताओ कि फ्यूचर में कितने पैसे मिलेंगे। वैसे अभी जो हमने क्वेश्चन किया वो भी तो यही था। देखिए हमने स्टार्ट में बिगनिंग में उसको पैसे दिए, और फ्यूचर में ही हमें पैसे मिलने थे, तो हमने वो फ्यूचर का अंदाज़ा लगाया। तो सेम वही क्वेश्चन है, जस्ट एक टर्म यूज़ कर दी गई है, फाइंड व्हाट इज़ द फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, एनविटी ड्यू का क्वेश्चन है। तो बिगनिंग का वर्ड भी उसने यूज़ कर दिया, जिससे आपने ये पहचान लिया कि बिगनिंग ऑफ द ईयर है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये एनविटी ड्यू है। तो
स्टूडेंट फार्मूला अगेन वही, s इज इक्वल टू आर इंटू वन प्लस आयोटा की पावर n प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय आई माइनस आर यूज़ करेंगे। तो s इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ एक चलिए इसको अलग अलग लिख देते हैं। जो एनमिटी है, जो r है स्टूडेंट, वो हमें 50 रुपीज़ दे रखी है, ₹50, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो 6% का है, जिसका मतलब है 0.06। और जो n है, n नंबर ऑफ डिपॉजिट्स, स्टूडेंट यहाँ देखिए ये 5 इयर्स दे दिए गए हैं, ठीक है, जबकि उसने हमें कहा कि डिपॉजिट कर रहा है हर 6 महीने के बाद। इसका मतलब क्या होगा, 6 मंथ के बाद। तो इसका मतलब स्टूडेंट एक तो हमारा जो आर है वो तो दिया हुआ था उसने ईयर का, और क्योंकि फिक्स्ड है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो हमें आर को बेसिकली 6% को हाफ कर देना चाहिए, 3% कर देना चाहिए, और 3% का हमें 0.03 लिखना चाहिए, क्योंकि वो डिपॉजिट कर रहा है 6 महीने के बाद की इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक हो गया। जब डिपॉजिट करेगा तो डेफिनेटली उसको जो मार्जिन है वो भी 6 मंथ के बाद ही मिलेगा, बट क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं वो 5 सालों की बताए हैं। तो एन क्या था स्टूडेंट, नंबर ऑफ पेमेंट्स थी। तो 5 सालों के लिए नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी बनी, क्योंकि वो हर 6 मंथ के बाद कर रहा है स्टूडेंट, साल में नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी होती हैं, 2। तो हम क्या करते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ पेमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या बनेंगी स्टूडेंट, 10 बनेंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो टेढ़ा था, उसको हमने सीक्वेंस में बनाया, ठीक है। तो पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड क्या है, इंटरवल हमारे पास 6 मंथ का है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर 50, ठीक है। हो सकता है स्टूडेंट मैं क्वेश्चन के आगे खड़ा हुआ था, आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर मैं इसको यहाँ सॉल्व कर दूँ। 51 प्लस 0.03 इंटू 10 प्लस 1 स्टूडेंट 11 डिवाइडेड बाय 0.03 माइनस 1 ये रहा, और माइनस 50 रुपीज़, तो मैं यहाँ 50 लिख दूँगा, ठीक है स्टूडेंट। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। जिसमें डायरेक्ट आंसर है 590.39 रुपीज़, ठीक हो गया। तो यानी कि अब वो 50 रुपीज़ पे कर रहा था 5 सालों के लिए, तो वैसे अंदाज़ा लगाइए कि 5 इयर्स के लिए है, ठीक है। तो वो 50 कितनी बार देगा, 10 बार, तो यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाय 10, उसको बेसिकली 500 पे करने हैं। और फ्यूचर में आफ्टर 5 ईयर वो बेनिफिट ले रहा है 590 रुपये का, मतलब क्या स्टूडेंट कि 90.39 रुपीज़ का वो बेनिफिट ले रहा है। और इंस्टॉलमेंट की जो कंडीशन है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, बिगिनिंग ऑफ द 6 मंथ है, ठीक हो गया। और वो कितनी बार पे कर रहा है, 10 मरतबा पे कर रहा है, और उसको ये प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। तो हम तो अकोमोलेटेड अमाउंट की बात की है। अकोमोलेटेड अमाउंट वो होती है जिसमें आपके प्रिंसिपल भी इंक्लूड होता है, ठीक है। और अगर प्रॉफिट आप निकालना चाहते हैं तो प्रॉफिट डेफिनेटली आप किस तरह से निकाल सकते हैं, या प्रॉफिट इज इक्वल टू अकोमोलेटेड अमाउंट माइनस, यानी कि यहाँ हम प्रॉफिट करते हैं, प्रॉफिट, प्रॉफिट की सेंस में, तो इज़ इक्वल टू अकोमोलेटेड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो प्रिंसिपल अकोमोलेटेड अमाउंट स्टूडेंट ये है 590 माइनस 590.39 माइनस 500 करेंगे तो ये आपके पास बैलेंस आएगा, तो ये प्रॉफिट मार्जिन रहेगा अमाउंट का। आप प्रॉफिट अमाउंट लिख दें, ठीक है, ताकि ये रिजेंबलेंस ना हो इसकी और प्रिंसिपल की, ठीक है। पी से PA कर दीजिएगा और इसको आप P लिख सकते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट। यहाँ तक क्लियर है सबको। आगे देखिए, मिस्टर इकबाल विशेस टू डिपॉजिट द लमसम मनी टुडे। कहता है कि मिस्टर इकबाल जो हैं वो एक इकट्ठी रकम अदा करना चाहते हैं आज, ठीक है।
और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एकदम आज ही, और दैट पेज 5% कंपाउंड एनुअली, और उसके ऊपर जो उन्हें प्रॉफिट दिया जाएगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट की जा रही है, इन्वेस्टमेंट लेट्स सपोज हम बैंक की बात कर देते हैं, तो बैंक उन्हें इन्वेस्टमेंट का 5% एक्स्ट्रा देता है, so that his daughter can withdraw rupees 1000 at the end of each year for the 4 years. How much should be deposit? कहता है कि बैंक 5% उनको देना चाह रहा है प्रॉफिट मार्जिन, और वो चाहते हैं कि वो इकट्ठी अमाउंट पे कर दें और बैंक को पे कर दें। 5% उन्होंने बैंक ने रखा हुआ है, तो मिस्टर इकबाल चाहते हैं कि उन्हें 1000 रुपये पर मंथ मिले। तो बताइए उनको कितनी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करनी पड़ेगी, यानी कि ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी का क्वेश्चन है। हम सारी अमाउंट, पिछले क्वेश्चन में क्या था, हम अदा कर रहे थे इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में, पीरियड्स की सूरत में, बट यहाँ आप इकट्ठी अमाउंट पे करते हैं, इसलिए ये एक अलग टॉपिक बन जाता है, आर्टिकल बन जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर, कि इकट्ठी वैल्यू इन्वेस्ट करने से, यहाँ तो 1 बाय 1 था, पर मंथ पर ईयर था, रिपीट हो रहे थे, पे कर रहे थे, देन आप जाकर फ्यूचर वैल्यू देख रहे थे, तो यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू उसने पहले ही देख ली है, ठीक है, प्रेजेंट अमाउंट, ठीक है, और फ्यूचर। तो फ्यूचर में अगर वो चाहता है कि 1000 रुपये हासिल करे, तो बताओ आज उसको कितने रुपए देने हैं या इन्वेस्ट करने हैं, जबकि उसको प्रॉफिट मार्जिन 5% का दिया गया है। ठीक हो गया स्टूडेंट, क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया। अब स्टूडेंट इसके फार्मूलाज पर आते हैं। फार्मूला था इसका P इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस आयोटा की पावर -n और डिवाइडेड बाय, यहाँ 1 था स्टूडेंट, 1 माइनस 1 प्लस आयोटा की पावर -n, और यहाँ स्टूडेंट आई था। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला था। तो देखिए हमारे पास जो r है वो हमारे पास अब इस केस में क्या रहेगा, 1000, 1 माइनस 1, इंटरेस्ट रेट स्टूडेंट ईयरली है तो आप इसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उसने भी यहाँ एनुअली की बात की है और यहाँ पर ईच ईयर की बात कर रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट हमारा 0.05 रहेगा, माइनस n, नंबर ऑफ ईयर्स कितनी पॉलिसी है स्टूडेंट, नंबर ऑफ पेमेंट्स आप देख लीजिए, डिपॉजिट लमसम, ईच ईयर डिपॉजिट्स हाउ मच, 4 ईयर्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 4 आया, डिवाइडेड बाय 0.05। तो इस पैटर्न पर रहते हुए स्टूडेंट हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ, 3545 रुपीज़, 3000, यस मैं अगेन लिख लूँ स्टूडेंट, 3545.95 रुपीज़। तो ये स्टूडेंट अमाउंट आज आपको डिपॉजिट करानी है, ताकि 4 सालों के लिए, ठीक है, ताकि आपको हर साल 1000 रुपये मिलते रहें, और इंटरेस्ट रेट आपको जो दिया जाएगा वो 5% का दिया जाएगा। ठीक हो गई बात स्टूडेंट, ये है प्रेजेंट, जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी का हमारे पास क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो नया आर्टिकल था, जो कि हमारा लास्ट आर्टिकल था डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। फाइंड द डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ द मोटरसाइकिल वर्थ 25 रुपीज़ आफ्टर 8 years इफ़ डेप्रिसिएशन इज़ 5% पर एनम, यानी कि सालाना 5% उसका डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब मैंने बात की, ज़रूरी नहीं है कि ये पर एनम पर हो, ठीक है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पर लिखा जाए पर 6 मंथ, तो 6 मंथ के बाद की अगर डेप्रिसिएशन स्टूडेंट निकालनी होगी, तो हमारा जो एन होगा वो हाफ हो जाएगा, यानी कि उसका डबल हो जाएगा।
8 सालों की डेप्रिसिएशन थी, वो तो 6 मंथ के बाद 5% अगर उसका डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि 8 ईयर्स से, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 16 जो नंबर ऑफ पीरियड्स हो जाएंगे वो हमारे 16 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको देखते हुए हमने अपने एन की वेरिएशन को चेंज करना है पर एनम, और पूछा भी पर एनम में क्या है। ठीक है, तो हम इसका फार्मूला लिख लेंगे, डेप्रिसिएशन टी इज इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय 100 की पावर जो है स्टूडेंट वो n है। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट एक्चुअल कोस्ट, सी स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट एक्चुअल कॉस्ट थी, 1 माइनस आर रेट 5% का है 0.05 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट यहाँ 100, और जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं जो n है वो 5 ईयर्स के लिए पूछा गया था, तो ये 5 यहाँ पर वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे। और स्टूडेंट मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ जी। एन स्टूडेंट हमारे पास नंबर ऑफ़ 8 ईयर्स हैं। ठीक है, इसका मैं आंसर आपको फाइनल कर देता हूँ। तो कैलकुलेशन स्टूडेंट आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है जी। रेट हमारे पास जी स्टूडेंट, यहाँ जो रेट आर है, यहाँ एक नोट कर लीजिए बात, जो रेट आर है वो आर को आपने आर ही रखना है, यानी कि 5 रखेंगे। ख्याल कीजिएगा इस फार्मूले में हमने जो रेट है आप उसको परसेंट की फॉर्म में पहले से नहीं बनाएंगे। ठीक है, 5% यानी कि आर परसेंट उसने ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आर ओवर 100 लिख दिया। बेसिकली हम आर परसेंट लिख देते तो देन हम जाकर उसको 5 डिवाइडेड बाय 100 लिख देते। तो आर को आप आर ही लिखेंगे। ठीक है, आप इसको यूँ लिख सकते हैं 1 माइनस आर परसेंट बाय एन। अब आर परसेंट आप पूरा का पूरा यहाँ उतार दें, 1 माइनस 5% बाय एन। तो इस हिसाब से फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सी हमारे पास स्टूडेंट था 25,000 था, आप इसको इस तरह से फिर करेंगे। ठीक है, ख्याल कीजिएगा आर परसेंट है तो ऑलरेडी उसने 100 में डिवाइड करके दे दिया गया है, तो हम फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और ये एन आपके पास 8। तो स्टूडेंट डेप्रिसिएशन अमाउंट हम निकालते हैं, कितने सालों की है, 8 सालों की। तो टोटल अमाउंट हमारे पास आई 16,595 and 16,595.51 51098 है स्टूडेंट। तो ये टोटल अमाउंट इसकी 4 साल के बाद। ठीक है, और किस रेट से डेप्रिसिएशन हो रही थी, 5% के रेट से डेप्रिसिएशन हो रही थी। ठीक हो गया स्टूडेंट, क्लियर है। आज का लेक्चर आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, तो होपफुली स्टूडेंट ये लेक्चर आप को समझ में आया होगा, और मैं आपको इसके नोट्स भी जो हैं वो ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। तो इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक टॉपिक है। अगर आप तमाम स्टूडेंट्स मेरे ये लेक्चर सुन रहे हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सुन रहे हैं, तो मैंने नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट जो टॉपिक है वो है अरिथमेटिक मीन का या अरिथमेटिक बिजनेस अरिथमेटिक का। तो वो एक और डिसिप्लिन में मैंने पढ़ाया है प्रोजेक्टर पर, बिकॉज़ हमारे पास अब टाइम नहीं रहा। हमारी आउटलाइन जो है वो दिखने में तो छोटी थी, बट जब हम इसको ऑनलाइन डिलीवर करते हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन भी कराए जाएं और टाइम पर भी उसको कंप्लीट किया जाए। तो वो स्टूडेंट प्रोजेक्टर पर हैं। ठीक है, तो वो प्रोजेक्टर पर हैं तो वो उसको उसके भी नोट्स जो हैं मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में कंप्लीट एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। ठीक है, और देन हमारे पास आगे 1 या 2 टॉपिक्स हैं, और ये हमारी जो आउटलाइन है मैथ की ये कवर हो जाएगी। स्टूडेंट इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।